नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण के बारे में। अकबर का आरंभिक जीवन कैसा था? अकबर का जन्म अमरकोट में 14 अक्टूबर 1542 को हुआ था। पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो था। 1551 ईस्वी में सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में ही अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया, जहां पर उसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हुमायूं 1554 ईस्वी में जब भारत विजय के लिए अग्रसर हुआ, तब उसने अकबर को भी अपने साथ में लिया और फिर सिंधु नदी पार करने के बाद उसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और फिर मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। सरहिंद के युद्ध में अकबर की वीरता देखकर हुमायूं बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सरहिंद की विजय का श्रेय अकबर को दिया और 1555 ईस्वी में विधिवत रूप से उसे युवराज घोषित कर दिया और अकबर को पंजाब का गवर्नर भी बना दिया। और अब मुनीम खां के स्थान पर अकबर का संरक्षक बैराम खां को नियुक्त किया। पंजाब में अकबर जब अफगानों की शक्ति को खत्म करने में लगा हुआ था, तो उसी समय उसे कलानौर में हुमायूं की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो 14 फरवरी को कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ और दिल्ली में भी फिर अकबर के नाम का खुतबा पढ़वाया गया और इस प्रकार 13 वर्ष की अल्पायु में ही फरवरी 1556 में अकबर भारत का मुगल सम्राट बन गया। अकबर की प्रारंभिक समस्याएं क्या थी? जब वह सिंहासन पर बैठा, गद्दी पर बैठा, तो उसके सामने बहुत सारी राजनीतिक और आंतरिक समस्याएं थी। मुगलों के चूंकि बहुत शत्रु थे, संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र और छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था। इन राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या ने राजनीतिक जो वातावरण है उसको अशांत बना रखा था। मुगल राज्य की आंतरिक व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं थी। प्रशासन पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। राज्य की आंतरिक स्थिति भी बहुत असंतोषजनक थी। अकाल और महामारी ने चारों तरफ अव्यवस्था फैला रखी थी और मुगल अमीर और सरदारों में भी आपसी एकता नहीं थी। हर एक अमीर अपना प्रभाव बढ़ाकर अकबर को अपने संरक्षण में लेना चाहता था। राजदरबार और महल में महिलाओं का एक अलग गुट हित था जो अपना की प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार अकबर के लिए गद्दी बहुत अधिक सुरक्षित नहीं थी। उसे बाह्य और आंतरिक समस्याएं घेरे हुए थी। अकबर के समय जब अकबर गद्दी पे बैठा तो राजनीतिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। 1556 ईस्वी में भारत की राजनीतिक स्थिति मुगलों के लिए बहुत भयावह थी। यद्यपि हुमायूं ने कोशिश करी थी 1555 ईस्वी में फिर से दिल्ली पर जब गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी और मुगल सत्ता सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही सीमित रह गई थी और पंजाब में भी मुगलों की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। मध्य एशियाई राज्य भी अकबर के सुदृढ़ नियंत्रण में नहीं थे। काबुल पर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम और बदख्शां पर मिर्जा सुलेमान का अधिकार था। कंधार पर ईरान की शाही निगाहें थी और भारत के अंदर कश्मीर, सिंध और मुल्तान में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। मुगलों के सामने सबसे बड़ा खतरा अफगानों से था। मोहम्मद आदिल शाह अपने मंत्री हेमू की सहायता से मुगलों को दिल्ली और आगरा से निकालने पर तुला हुआ था। पंजाब में भी सिकंदर शाह सूर भी मुगल विरोधी गतिविधियों में संलग्न था। तो इस प्रकार अकबर के समय राज सिंहासन पर बैठते समय राजनीतिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। ग्वालियर, मालवा, बिहार और बंगाल में भी अफगानों ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। हुमायूं की कमजोरी का लाभ उठाकर राजपूताना में राजपूत राज्यों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली थी और मेवाड़, जैसलमेर, बूंदी, आमेर और मारवाड़ के शासन में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। मेवाड़ में भी स्वतंत्र राज्य था। दक्षिण के भी राज्य खानदेश, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा जो थे वो दिल्ली से पूर्णतया स्वतंत्र थे। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से कन्याकुमारी तक का संपूर्ण प्रदेश विजयनगर राज्य के शक्तिशाली शासकों के पास और भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट था उस पर पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव जमा रखा था। तो इस प्रकार भारत में मुगलों की सत्ता संकटपूर्ण स्थिति में थी और इस स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और कुशलता की आवश्यकता थी। मुगल अमीरों में भी दलबंदी थी और राजनीतिक समस्याओं के अलावा अकबर के सामने यानी अनेक आंतरिक समस्याएं भी थी। राज्य और अकबर की अनिश्चित स्थिति को देखकर अनेक अमीर जो थे वो अमीर मुगल जो थे वो महत्वाकांक्षी हो गए थे और हुमायूं ने पहले मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था, परंतु बाद में बैराम खां को ये पद दे दिया था और अकबर के अल्पवयस्क होने की वजह से राज्य की सारी शक्ति जो थी वो संरक्षक के हाथों में चली गई थी।
बैरम खान ने अपने पद का उपयोग करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाया और इससे राज्य के जो अन्य प्रमुख अमीर थे जैसे मुनीम खां, शाह अबुल माली, तारदी बेग, ये सब उससे जलने लगे, चिढ़ने लगे और अन्य अमीर भी अपने मंसूबे बना रहे थे। राजमहल में महामंगा भी अपने पुत्र आजम खां का प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। तो वस्तुतः अकबर के समय में राज्य के सभी अमीर विभिन्न गुटों में बटे हुए थे और इन पर नियंत्रण रखना और उनमें राजभक्ति की भावना पैदा करने की जो समस्या थी, वो अकबर के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राज्य की आर्थिक दुर्व्यवस्था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। राज्य की सीमा संकुचित होने की वजह से उसकी आमदनी के जो जरिए थे वो बहुत कम थे। राजकोष का अधिकांश धन जो था वो हुमायूं के समय में ही युद्धों में खर्च हो चुका था। तो अकबर को विरासत में खाली खजाना मिला था। प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो चुकी थी और अकबर के गद्दी में बैठते ही आगरा, बयाना और दिल्ली में भीषण अकाल पड़ गया। तो ऐसी परिस्थिति अकबर के लिए बहुत कष्टदायक थी। उसे धन की बहुत जरूरत थी और धन के अभाव में उसके लिए सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना का गठन करके अपने अफगान विरोधियों को पराजित करना उस समय संभव नहीं था। अकबर के संबंधियों और अन्य अमीरों का षड्यंत्र भी उसे परेशान कर रहा था। अकबर का सौतेला भाई हकीम मिर्जा षड्यंत्र में लिप्त था। वो काबुल से संतुष्ट नहीं था। कुछ असंतुष्ट मुगल अमीरों की सहायता से वह अकबर को हटाकर स्वयं सम्राट बनने का सपना देख रहा था। हकीम मिर्जा शाह अबुल माली, जो कि हुमायूं का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था, वो भी राजसत्ता की उपेक्षा कर रहा था। इन विद्रोही अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करना अकबर के लिए बहुत जरूरी हो गया था। कुछ और समस्याएं भी थी अकबर के सामने। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई थी, मगर राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए कुशल और प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था के गठन की आवश्यकता थी। सबसे बड़ी बात थी कि भारतीयों के दिलों में से मुगलों के प्रति विद्वेष की भावना को निकालना और इसके लिए उदार और सहिष्णु नीति की आवश्यकता थी। अकबर चूंकि बहुत साहसी और धैर्यवान और बुद्धिमान था, इसलिए उसने बैरम खां के साथ मिलकर सबसे पहले मुगल राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था की। ये अकबर के समय का 1561 का ये साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य। जो ये लाइनिंग वाला ऊपर डार्क हिस्सा आप देख रहे हैं, ये 1561 में अकबर के साम्राज्य में ये एरिया था। बैराम खां की संरक्षता में अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार किया गया। भारत में मुगल राज्य की पुनः स्थापना और उसके सुदृढ़ीकरण में बैराम खां का बहुत योगदान है। बैराम खां का जन्म बदख्शां में हुआ था और बैराम खां जो था वो कराकुइली तुर्क था। उसके पूर्वज दयानपुर, हमदान और कुर्दिस्तान के शासक थे, परंतु बाद में उसका पितामह अपने पुत्र शेफ अली बेग के साथ बाबर की सेवा में आ गया और उसकी आरंभिक शिक्षा जो थी वो बल्ख में हुई। शिक्षा को समाप्त करके बैराम खां हुमायूं के दरबार में पहुंचा और हुमायूं का विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया और उसके सैनिक अभियानों में भी भाग लेने लगा। उसकी वीरता से ही प्रभावित होकर हुमायूं ने उसे अपने अमीरों में शामिल किया और उसे अपना प्रमुख सलाहकार भी बना लिया। हुमायूं जब अपने निर्वासन के दिन समाप्त करके फिर से भारत लौटा, तब बैराम खां भी उसके साथ भारत आया। फिर हुमायूं ने सरहिंद की विजय के बाद अकबर को युवराज और बैराम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया। हुमायूं की मृत्यु के समय भी वह संरक्षक के पद पर ही था। पानीपत का द्वितीय युद्ध बैराम खां के संरक्षण में ही लड़ा गया। अकबर की तात्कालिक समस्या बंगाल के मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करना था। ये उसकी पहली तात्कालिक समस्या थी। तो हुमायूं की मृत्यु का समाचार पाते ही जब हेमू आगरा बढ़ा और आगरा को जीतकर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा, तब आगरा का राज्यपाल तारदी बेग जो था वो वहां से भाग गया और ये नगर जो था वो हेमू के हाथ लग गया, जहां उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। चूंकि हेमू बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, तारदी बेग के निष्कासन से उसके अनुयायियों में भय फैल गया। ऐसी परिस्थिति होते हुए अकबर ने बैराम खां की सहमति से हेमू से युद्ध करने की ठानी। तारदी बेग के साथियों पर सिक्का जमाने के लिए तारदी बेग को मौत की सजा दे दी गई। नवंबर में पानीपत का युद्ध शुरू हुआ और इसमें अकबर और हेमू की सेना आपस में टकराई और उस समय दिल्ली और समीपवर्ती इलाकों में अकाल पड़ा हुआ था। शुरू में तो ऐसा लगा था कि हेमू जीत जाएगा।
किंतु हेमू की आंख में तीर लग गया और वो बेहोश होकर गिर गया। ये दुर्घटना थी युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि नेतृत्वहीन अफगान सेना में भगदड़ मच गई। क्योंकि हेमू की जब बेहोश होकर गिर पड़ा तो अफगान सेना भी डर के मारे भागने लगी। और अकबर और बैराम खां को 1500 युद्ध के हाथी और युद्ध सामग्री हाथ लगी। हेमू को बंदी बना लिया गया और बाद में बैराम खां ने हेमू की हत्या कर दी। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया। हेमू की पराजय के कारण क्या थे? हेमू की सैनिक भूलें उसके पतन का कारण बनी। तारदीबेग को दिल्ली से भगाकर हेमू ने मुगलों को परास्त करने का शीघ्र प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें संगठित होने का मौका दे दिया। और जब उसने पंजाब की तरफ अपनी सेना भेजी तो अपना सारा का सारा तोपखाना पंजाब भेज दिया। तो ये हेमू की बहुत बड़ी भूल थी। अली कुली ने इस तोपखाने का प्रयोग हेमू के विरुद्ध ही किया, तो हेमू को बिना तोपखाने के ही लड़ना पड़ा। पानीपत के मैदान में होने वाले सैन्य संचालन में भी उसने अदूरदर्शिता का परिचय दिया। अकबर और बैराम खां की तरह वह अपनी सेना का संचालन पीछे से नहीं कर पाया था, बल्कि मैदान के बीच में हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का उत्साहवर्धन कर रहा था। इस प्रकार जो उसकी स्थिति थी वो सुरक्षित नहीं थी। हेमू की सबसे बड़ी भूल थी कि उसने अपने बाद सेना का नेतृत्व संभालने का उत्तरदायित्व किसी को नहीं सौंपा था। इसी वजह से जब उसको जब तीर लगा तो उसकी अफगान सेना में भगदड़ मच गई थी। पानीपत के मैदान में मुगलों ने भी वीरता और साहस का परिचय दिया, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन लोगों ने धैर्य नहीं खोया और साहस और कुशल सैन्य संचालन के बल पर हेमू और अफगानों पर विजय प्राप्त की। पानीपत के युद्ध का क्या महत्व था? पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। इस युद्ध से मुगलों ने अफगान की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया और दिल्ली और आगरा पर अकबर का पूर्ण अधिकार हो गया। पानीपत की विजय के बाद मुगल सेना को सुलेमान मिर्जा के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा गया, जहां सुलेमान मिर्जा को दबाने का लिए काबुल भेजा गया और वहां से सुलेमान मिर्जा ने आत्मसमर्पण कर दिया। बैराम खां सिकंदर सूर को दबाने रवाना हुआ। सिकंदर सूर मानकोट के दुर्ग में जा छुपा। जब सिकंदर सूर को प्रमुख अफगान सरदारों की पराजय और आदिल शाह की मृत्यु का खबर मिली तो वो पूर्णतः निराश हो गया और बिहार में कोई जागीर मिलने की शर्त पर मुगलों से उसने संधि कर ली। और फिर बाद में 1559 ईस्वी में उसकी वहीं पर मृत्यु भी हो गई। पानीपत की विजय के कारण सिकंदर सूर की शक्ति नष्ट हो चुकी थी और पानीपत के युद्ध के 2 वर्ष के भीतर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि विवाद में मुगलों को चुनौती देने वाला कोई भी अफगान नहीं बचा। बैराम खां के अधीन मुगल सत्ता का विस्तार कैसे हुआ? बैराम खां ने नव स्थापित राज्य की समुचित व्यवस्था के लिए और उसके विस्तार के लिए भी बहुत उपाय किए। उसने विभिन्न दिशाओं में सैनिक दल विजय के लिए भेजे। अली कुली खान ने संभल, लखनऊ, बनारस और जौनपुर पर अधिकार कर लिया। मेवात पर पीर मोहम्मद ने अधिकार कर लिया। ग्वालियर और अजमेर पर भी मुगलों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इन विजयों के परिणाम स्वरूप अकबर की जो राज्य की सीमा थी वो पूर्व में बिहार और दक्षिण में मालवा तक फैल गई। बैराम खान ने चुनार, रणथंभौर और मालवा को भी जीतने का प्रयास किया, परंतु इसी बीच अकबर से इसके संबंध तनावपूर्ण हो जाने के कारण वो अपना पूरा ध्यान इधर नहीं दे पाया, जिस वजह से चुनार और रणथंभौर में बैराम खां को असफलता मिली और मालवा विजय के लिए जो भेजी गई सेना थी उसको भी फिर बाद में वापस बुला लिया गया था। बैराम खां का पतन शुरू हो गया। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैराम खां ने वकील सल्तनत की हैसियत से राज्य की बहुत सेवा करी और उसने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अकबर को गद्दी पर बैठाया और अपनी सूझबूझ और सैनिक प्रतिभा के बल पर उसकी स्थिति सुदृढ़ करी। उसके प्रयासों से अकबर की सार्वभौमिकता काबुल से जौनपुर तथा पंजाब से अजमेर तक हो गई। गखरों को भी मुगल सत्ता स्वीकार करने को बैराम खां ने बाध्य किया। तो जैसे जैसे मुगल सत्ता का विकास होता गया वैसे वैसे बैराम खां की भी सत्ता बढ़ती चली गई, उसकी शक्ति बढ़ती चली गई और राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित हो गई। एक अर्थ में वह राज्य का एक वास्तविक शासक बन गया और वह अपनी पूरी स्वामी भक्ति से अकबर की सुरक्षा और मुगल राज्य की सेवा करने लगा। परंतु 1560 ईस्वी तक आते आते बैराम खां का पतन भी सुनिश्चित हो गया, क्योंकि बैराम की जो दंभपूर्ण और क्रूर नीतियां थी उससे दरबार का जो एक अन्य प्रभावशाली वर्ग था वो बैराम खां को सत्ता से अलग करने के प्रयास में लग गया और अंततः इस दल ने अपने प्रयास में सफलता भी पाई।
जिस बैराम खान ने पूरा मनोयोग से मुगल राज्य की सेवा की थी, उसे पहले अपने पद से और अंततः अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा। बैराम खां के पतन के कारण क्या थे? बैराम खां के पतन का पहला कारण था बैराम खां की अलोकप्रियता। जैसे बैराम खान ने मुगल राज्य की सेवा तो पूरे मनोयोग से की थी और उसके चरित्र में भी बहुत गुण थे, और उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही क्रोधी, दंभी और ईर्ष्यालु था। मतलब क्रूर मानते थे वो लोग, अमीर लोग। तो असीम सत्ता का मालिक होने के बाद भी वो किसी की परवाह नहीं करता था। तो उसके इन कार्यों से जो मुगल अमीर वर्ग थे वो धीरे धीरे उसके शत्रु बन गए, और इस बैरम खां के जो क्रूर कार्यों से मुगल अमीरों में भय और असुरक्षा पैदा हो गई, और इसकी वजह से वो बैरम खां से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगे। दूसरा था दरबार के षड्यंत्र। बैराम खां के पतन में दरबार के षड्यंत्र का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। षड्यंत्रकारियों ने बैराम खां और अकबर के संबंधों को इतना कटु बना दिया कि अकबर भी अब बैराम खां से मुक्त होने के लिए प्रयास करने लगा। बैराम के विरुद्ध षड्यंत्र में सबसे प्रमुख भाग अतका खेल ने। ये अतका खेल जो था वो अकबर की एक तो देखभाल करने वाली औरतें और उनके प्रमुख संबंधियों का एक समूह था, उसने लिया। ये सभी जो थे वो बैराम खां के विरोधी थे, और बैरम खां के रहते उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तो इन लोगों ने उसके विरुद्ध अकबर के कान भड़काने शुरू कर दिया। तो अकबर स्वयं भी वास्तविक सत्ता प्राप्त करना चाहता था, और अतः उसने भी क्या भड़काने पर बैरम खां की जो सेवा उसने करी थी अभी तक उसको नजरअंदाज करते हुए अकबर ने बैरम खां को हटाने का निश्चय कर लिया। और दरबार में शिया सुन्नी मतभेद भी बैरम खां के पतन का कारण था। बैरम खान चूंकि शिया मतावलंबी था, तो ये स्वाभाविक था कि वो अपने समर्थकों और धर्मावलंबियों को राज्य में महत्वपूर्ण पद प्रदान करता। लेकिन परंतु ये कार्य सिर्फ धार्मिक भावना के वशीभूत होकर ही नहीं करता था, उसके समक्ष राज्य का हित सर्वोपरि था। लेकिन उसके जो सुन्नी विरोधी थे, चूंकि वो सिया था तो उसके जो सुन्नी विरोधी थे उनकी संख्या बहुत अधिक थी। इस बात से बैरम खां जो था वो इस वजह से वो बैरम खां से नाखुश होने लगे, और उन्हें लगने लगा कि बैरम खां जो है वो सुन्नी मतावलियों का प्रभाव समाप्त करके अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और फिर उन लोगों ने अकबर को भी ये समझाया कि बैराम खां जो है वो अकबर को गद्दी से हटाकर, क्योंकि अकबर सुन्नी था, तो सुन्नी होने की वजह से वो बैराम खां अकबर को गद्दी से हटाकर कामरान के जो शिया पुत्र थे, अब मिर्जा अबुल कासिम, उसको गद्दी पर बिठाना चाहता है। उन लोगों ने अकबर को ये भी समझाया कि बैरम खां जो है वो शेख गदाई के द्वारा उलेमा वर्ग को और खाने जमा के द्वारा मुगल अमीरों पर अपना प्रभाव स्थापित करके अकबर को गद्दी से हटाना चाहता है। तो अकबर जो था वो इससे खुद आशंकित हो उठा, और उसने फिर बैरम खां को हटाने का निश्चय किया। एक और रीजन था दरबार का ईरानी तुरानी वैमनस्य। मुगल दरबार का जो ईरानी तुरानी वैमनस्य जो था वो बैराम खां के पतन का कारण बना था। बैराम खां जो था वो ईरानी था, और इसलिए वो राज्य में ईरानियों को अधिक महत्वपूर्ण जगहों पर ज्यादा संख्या में बहाल करने लग गया। इसके चलते क्या हुआ, मुगल अमीरों का जो तुरानी वर्ग था वो बैराम खां से असंतुष्ट हो गया, और बैराम खां द्वारा जो तारदी बेग की हत्या कर दी थी उसकी वजह से भी तुरानी अमीर उससे नाखुश थे, और इन अमीरों ने बैराम खां को सत्ता से हटाने का फिर निश्चय किया। इन लोगों ने अकबर को बैराम खां के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि बैराम खां को हटाकर स्वयं राज्य शक्ति हथिया लेना। बैराम खां की सैनिक असफलताएं भी। बैराम खां चूंकि असाधारण सैनिक प्रतिभा का था, लेकिन पानीपत की युद्ध और उसकी बाद की विजयों में बैराम खां का महत्वपूर्ण योगदान रहा, परंतु बाद में वो उस सैनिक प्रतिभा का परिचय नहीं दे पाया। वह चूंकि आंतरिक राजनीति और अपनी स्थिति को मजबूत करने में इतना अधिक लिप्त हो गया कि जो चुनार और रणथंभौर के जो सैनिक अभियान थे उसके वो विफल रहे, और इन सैनिक असफलताओं का मुगलों की प्रतिष्ठा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए अकबर ने साम्राज्य की प्रतिष्ठा की सुरक्षा और अपने शत्रुओं में अपना भय बनाने के लिए बैराम खां को हटाना ही अधिक उचित समझा। बैराम खां के पतन का एक और रीजन था अकबर का बैराम खां से अप्रसन्न होना। एक्चुअली अकबर जो था बैरम खां के कार्य से असंतुष्ट हो गया था, और अकबर चूंकि अब बड़ा हो गया था, वयस्क हो गया था, और राज्य की सारी जवाबदेही को अपने ऊपर लेना चाहता था, परंतु बैरम खां अब भी उस पर अपना नियंत्रण बनाए हुए था। उसे कोई भी कार्य स्वेच्छा से नहीं करने देता था, और अकबर को अपने खर्च के लिए बैरम खां से पर्याप्त धन भी नहीं मिल रहा था।
अकबर जो था वो ये जो बैराम खां जो भी लेता था, अकबर बैराम खां के उन कार्यों से बहुत असंतुष्ट हो रहा था। उसने बैराम खान ने अकबर के महावत की भी हत्या कर दी थी। बैराम खान ने अपने समर्थकों को राज्य में महत्वपूर्ण पद देने शुरू कर दिए, परंतु अकबर के समर्थकों को निम्न पदों पर रखता था। बैराम खान कभी कभी अकबर को बिना सूचित किए हुए ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लेता था। तो अकबर के पास सिर्फ मात्र एक स्वीकृति के लिए भेजता था, निर्णय स्वयं लेता था। इससे अकबर के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची और अकबर ने बैराम खां को अपने रास्ते से हटाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने का निर्णय लिया। तो इन सब कारणों के चलते बैराम खां को अपमान पूर्ण ढंग से अपना पद छोड़ना पड़ा और अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा। बैराम खां की फिर हत्या कर दी गई। बैराम खां के विरुद्ध विभिन्न अमीरों द्वारा किए गए षड्यंत्रों और दिल्ली में महामंगा ने बैराम खां के विरुद्ध अकबर के कान भरे, तो अकबर ने भी बैराम को हटाने और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने का निश्चय किया। अकबर ने अपने शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ के द्वारा बैराम खां को यह संदेश भेजा कि वह राज्य की बागडोर अकबर के हाथों में सौंपकर मक्का चले जाए, हज यात्रा पे चले जाए, और बैराम खां के खर्चे के लिए एक जागीर देने की बात भी अकबर ने कही। अकबर की आज्ञा मानकर बैराम खां हज की यात्रा में निकल गया, लेकिन रास्ते में पाटन नामक स्थान में जब वह रुका तो 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मुबारक खां लोहानी नामक एक अफगान सरदार ने बैराम खां की हत्या कर दी और उसके 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम और बैराम खां की पत्नी और परिवार के सदस्यों को बचा लिया गया। अकबर ने बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया और उसके पुत्र का पालन पोषण अपनी देखरेख में किया, और यही बालक आगे चलकर मुगल सेना का मुख्य सेनापति बना और 1584 ईस्वी में उसे खाने खाना की उपाधि भी दी गई। अकबर पर हरम का प्रभाव और उससे मुक्ति। जैसे बैराम खां का पतन हुआ, बैराम खां के पतन के बाद अकबर पूर्णतः स्वाधीन नहीं हो सका। अकबर पर हरम का प्रभाव हो गया। अकबर ने महामंगा और शहाबुद्दीन को जॉइंट रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस वर्ग ने बैराम खां के पतन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः बैराम के हटते ही इस वर्ग ने अकबर को अपने प्रभाव में ले लिया। अब महामंगा ही राज्य की प्रमुख शासक बन गई और उसने अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और नागरिक और सैनिक प्रशासन में परिवर्तन किया, और इसके बाद वो अपने स्वार्थ पूर्ति में लग गई और अकबर और राज्य के हितों की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार अकबर पर महामंगा का जो प्रभाव स्थापित हो गया था, जिससे महामंगा और उसका पुत्र आदम खां बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने लगे। अकबर ने महामंगा का प्रभाव कम करने हेतु नवंबर 1561 ईस्वी में अतका खां को प्रधानमंत्री बनाया। इससे महामंगा नाराज हो गई और आदम खां ने अतका खां की हत्या करवा दी। अकबर इस घटना से बहुत नाराज हुआ और उसने अपने हाथों से ही फिर आदम खां की हत्या कर दी। इस घटना से दुखी होकर कुछ दिनों के बाद ही पुत्र वियोग के कारण 24 जून 1562 ईस्वी में महामंगा की भी मृत्यु हो गई और इस तरीके से अकबर ने अपने मामा की भी हत्या कर दी और इन कार्यों द्वारा अकबर ने अपने सगे संबंधियों से मुक्ति पाली। अब अकबर हरम के प्रभाव से मुक्त हो गया और स्वतंत्र शासक बन गया। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में हम अकबर द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।